हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो ITR 2 को ऑनलाइन कैसे भरना है उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने शेड्यूल रिलेटेड क्वेश्चन में डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन वाला पार्ट देखा था। डिडक्शन वाले पार्ट में आप किसी पर्टिकुलर डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं और जो भी डिडक्शन एप्लीकेबल है उसे यस करके उसमें अमाउंट फिल करना है। यहाँ तक का पार्ट मैंने ITR 2 को ऑनलाइन कैसे पढ़ना है इसके फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे सामने शेड्यूल समरी वाला पेज ओपन हो गया है और हमारा रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपने जितने भी शेड्यूल को इनेबल किया है वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ITR 2 की खासियत यह है कि आपको 1 बाय 1 शेड्यूल को नहीं भरना है, आप रैंडमली किसी भी शेड्यूल को ओपन करके उसे भर सकते हैं। यह फैसिलिटी ITR 1 एंड ITR 4 में अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है। शेड्यूल समरी में जो सबसे पहला पार्ट है वो है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंडेटरी है। इस पर क्लिक करेंगे। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेटस दिख रहा है। क्योंकि हमने स्टेटस पहले ही सेलेक्ट कर रखा है इसलिए यह डिसेबल है। इसके बाद जो पहला पार्ट है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। इसमें आपका नेम, पैन, आधार और डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। इस वाले पार्ट को मैंने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर दिया है। कॉन्टैक्ट वाले पार्ट में आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और आपका ईमेल आईडी मेंशन है। ध्यान देने की बात है कि अगर आप रिटर्न की फाइलिंग के समय अपना कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करते हैं तो वह सिर्फ आपके रिटर्न में ही अपडेट होगा, ना कि आपके पोर्टल पर अपडेट होगा। सो अगर आपको जब भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करना हो तो आप उसे डैशबोर्ड पे जाके अपडेट करें। इसके बाद फाइलिंग स्टेटस वाला टैब है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप रिटर्न को किस सेक्शन के अंडर फाइल कर रहे हैं। अगर आप सेक्शन 139 के सब सेक्शन 1 के तहत अपना रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ड्यू डेट के ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यह रिटर्न सेक्शन 139 के सब सेक्शन 4 के अंडर ही फाइल किया जा सकता है। आप अपने ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 139 का सब सेक्शन 5 चूज करना होगा। अपने रिटर्न को मॉडिफाई करने के केस में आपको सेक्शन 92 CD चूज करना होगा। आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, अगर ये रीज़न है तो आपको ये वाला सेक्शन चूज़ करना होगा। करंट असेसमेंट ईयर का अपना ITR फाइल कर रहे हैं और इसका लास्ट ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 है। सो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन यानी सेक्शन 139 के सब सेक्शन 1 को चूज़ कर लेंगे। इसके बाद नोटिस का जवाब देने के लिए अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको इस वाले पार्ट को इनेबल कर लेना है और उसके बाद आपको अपना नोटिस नंबर चूज़ कर लेना है। इसके बाद मैंने न्यू टैक्स रिजिम को ऑफ नहीं किया था, सो यहाँ पर नो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। अब हम रेसिडेंशियल स्टेटस वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर मेरा जो स्टेटस है वो रेसिडेंट ऑटोमेटिकली चूज़ है और यहाँ पर कंडीशन फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस है। इन दोनों में से आप पर जो भी कंडीशन एप्लीकेबल है आप उस वाले को चूज़ कर लें। सेक्शन 115H के तहत अगर आप किसी बेनिफिट को क्लेम करना चाहते हैं तो इसे यस कर लें। पोर्टुगीज सिविल कोड हम पे गवर्न नहीं होता है, सो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को भी मैंने नो कर लिया है। क्या आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव असेसी के द्वारा फाइल किया जा रहा है? तो नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इस वाले ऑप्शन को भी नो कर देंगे। रिप्रेजेंटेटिव असेसी इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 169 के अकॉर्डिंग वो पर्सन है जिसे एक NRI के बिहाफ में इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए चुना जाता है और यही पर्सन NRI के बिहाफ में टैक्स का पेमेंट भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं? उसके अकॉर्डिंग आप अब इसका जवाब दे सकते हैं। हम यहाँ पर नो चूज़ कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर के दौरान अगर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो आप इस वाले ऑप्शन को यस कर लें, अदरवाइज इसे नो कर दें। ये सारा डेटा फिल करने के बाद इसे सेव कर लें। फाइलिंग स्टेटस वाले पार्ट में मैंने सारा डेटा फिल कर दिया है। आखिर में बैंक डिटेल्स वाला पार्ट है। बैंक डिटेल वाले पार्ट में प्रीवियस ईयर के दौरान इंडिया में आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है उसका डिटेल आपको फिल करना है। इस वाले पार्ट में आपको एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट को वैलिडेटेड करना है और उसे रिफंड के लिए नॉमिनेटेड भी करना है। आप अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट कैसे कर सकते हैं इस पर मैंने वीडियो बना रखी है और बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करते समय क्या परेशानी आती है और उसका क्या सोल्यूशन है यह भी मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होने की स्थिति में दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऐड अनदर पर क्लिक करें। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल सैलरी। आपकी सैलरी से इनकम होने पर आपको ITR 2 में
अपने शेड्यूल सैलरी में जाकर डिटेल को फिल करना होता है। शेड्यूल सैलरी वाले पार्ट में कुछ भी ऐड नहीं है, हमें यहाँ पर एम्प्लॉयर ऐड करना है। सबसे पहले हमें एम्प्लॉयर का नेम, टैन, एड्रेस और एम्प्लॉयर का नेचर, इन चारों चीज़ को फिल करना है। ITR 1 में जो सैलरी का डिटेल भरा जाता है वो ITR 2 से अलग है। ITR 1 में टोटल अमाउंट को फिल किया जाता है। ITR 2 में सैलरी ब्रेकअप को चूज़ किया जाता है और उसका डेटा उसके सामने फिल किया जाता है। सैलरी जिसमें बेसिक, DRA, HRA इस तरह के कंपोनेंट शामिल होते हैं। जब टोटल सैलरी की जगह सैलरी के कंपोनेंट को 1 बाय 1 करके ऐड किया जाता है तो वह सैलरी ब्रेकअप कहा जाता है। यहाँ नेचर ऑफ सैलरी में आपको सैलरी ब्रेकअप को चुनना है। सबसे पहले बेसिक सैलरी, इसके सामने आपके जो भी बेसिक सैलरी है उसे आपको इंटर कर देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक डेटा फिल कर रही हूँ। इसके बाद आपको और भी ब्रेकअप ऐड करना है तो ऐड अनदर पर क्लिक करें। फिर से नेचर ऑफ सैलरी सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना अमाउंट फिल कर देना है। यहाँ पर आप सैलरी का जो भी डेटा फिल करेंगे वो आपके फॉर्म 16 में मेंशन रहेगा। बस आपको फॉर्म 16 में दिए गए डेटा को यहाँ पर पुट कर देना है और आपका सैलरी का शेड्यूल भरा जाएगा। इसी तरह आप और भी ब्रेकअप को ऐड कर सकते हैं। सैलरी का जो सेकंड पार्ट है वो है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ परक्यूजिट्स ऐड करना है और उसके सामने अपना अमाउंट फिल कर देना है। परक्यूजिट्स बेसिकली एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को दी गई कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं हैं, लाइक अकोमोडेशन, कार, पर्सनल अटेंडेंट, हॉलीडे एक्सपेंस, इस तरह की फैसिलिटीज़ को परक्यूजिट्स कहा जाता है। आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में से आपको मिली परक्यूजिट्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये ओपन नहीं हो रहा है, इसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी तरीके के परक्यूजिट्स आपको मिल रहे हैं उसे ऐड कर लें। इसके लिए आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। इसके बाद सैलरी का जो थर्ड पार्ट है वो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के अंडर, जो है प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी बेसिकली सैलरी की जगह पर एम्प्लॉय को दिया जाने वाला प्रॉफिट है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर भी आपको नेचर ऑफ प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी को सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपना अमाउंट फिल कर देना है। सैलरी से रिलेटेड सारा डेटा फिल कर लेने के बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। मुझे स्टेट ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, बट आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्च लिस्ट में कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो ITR 2 में सैलरी को कैसे ऐड करना है मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपको सेक्शन 10 के अंडर अगर किसी अलायंस को मेंशन करना है तो उसे भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी सैलरी हेड से इनकम होगी वो यहाँ आपको लास्ट में दिखेगी। साइट अभी सही से काम नहीं कर रहा है, सो हमने जो डेटा ऐड किया है वो सही से ऐड नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर आपको 0 अमाउंट दिख रहा है। आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी वाले शेड्यूल को भी सेलेक्ट करके उसमें डेटा फिल कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी कौन है, क्या ये प्रॉपर्टी को ओन्ड है, ये सारा डेटा फिल करना है। प्रॉपर्टी का क्या टाइप है यह भी चूज़ करना है और इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है। हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस डिटेल फिल करने और ओनरशिप डिटेल फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे और भी पेज ओपन हो चुका है जिसमें आपको टेनेंट का नाम और पैन फिल करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी में आपको हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस और हाउस प्रॉपर्टी का टाइप फिल करने के बाद आपको अपना डेटा भी फिल कर लेना है। सबसे पहले आपको ग्रॉस रेंट रिसिप्ट, जो कि आपका रेंट रिसिप्ट है साल भर के दौरान, उसे यहाँ फिल करना है। देन जो अमाउंट रेंट का आपको अभी तक मिला नहीं है, उस वैसा कोई अमाउंट है तो आप उसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने लोकल अथॉरिटी को कोई टैक्स पे किया है तो उसे आप यहाँ पर ऐड कर लें। देन जो आपका टोटल वैल्यू होगा उस पर 30% डिडक्ट होने के बाद जो वैल्यू बचेगा वही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ अपना हाउस प्रॉपर्टी का डेटा फिल करने के बाद डेटा कंफर्म कर लेना है और कंफर्म पर क्लिक भी कर देना है। अब हम टैक्स पेयर के कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र से रिलेटेड डेटा को शेड्यूल कैपिटल गेन में भरेंगे। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स चूज़ करना है। आप पर जो भी कैपिटल एसेट्स एप्लीकेबल है उसे सेलेक्ट कर लें, देन कंटिन्यू पर क्लिक करें। शेड्यूल कैपिटल गेन में लैंड एंड बिल्डिंग के ट्रांसफ़र से रिलेटेड डेटा को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। लैंड एंड बिल्डिंग वाले पार्ट में डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ सेल फिल करके
आपको कैलकुलेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 27 मंथ्स है, सो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को 2 साल के अंदर सेल कर देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। 2 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। अब हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड पूछा जा रहा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वह अमाउंट है जो कि असेट्स को बेचने के बाद मिलता है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। जिस तरह हम अपने असेट्स को बेचने के लिए उसका दाम लगाते हैं, उसी तरह स्टैम्प ड्यूटी को इशू करने वाली अथॉरिटी भी आपके एसेट्स का एक दाम लगाती है। उस अमाउंट को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 के तहत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछा जा रहा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वह प्राइस है जिस पे प्रॉपर्टी को खरीदा गया था। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ इंडेक्सेशन, ये वाला पार्ट आता है। यह वाला पार्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एप्लीकेबल होता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को फिल करने के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ इंडेक्सेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। पहले इसे कैलकुलेट करना होता था। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विथ इंडेक्शन, ये वाला पार्ट भी 0 है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट आता है। इसमें अगर आपका कोई डेटा है तो आप इसे ऐड करके फिल कर सकते हैं। असेट्स के ट्रांसफ़र पर अगर कोई एक्सपेंस हुआ है तो उसे यहाँ पर फिल करना है। सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F एंड 54GB, इसके अंडर कोई डिडक्शन है तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। सारा डेटा ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। साइट अभी भी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, सो डेटा को ऐड करने में अभी भी परेशानी हो रही है। यहाँ आपको नीचे अपने बायर का डिटेल मेंशन करना है, जिसमें बायर का नाम, परसेंटेज ऑफ शेयर, अमाउंट, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, कंट्री, ये सब कुछ फिल करना है। देन इसे ऐड कर देंगे। बायर का पैन और आधार फिल करना कंपलसरी नहीं है, सो इस वाले कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। देन ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी डेटा हमने फिल किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐड हो चुका है। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आपने जितनी भी लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रांसफ़र किया है, आपको हर एक लैंड एंड बिल्डिंग का 1 बाय 1 डेटा इंटर करना है और उसे ऐड करते जाना है। इसके बाद हमने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, सो उससे रिलेटेड डेटा फिल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सो हम सेक्शन 111A को सिलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन 111A जिसमें कि सेल ऑफ इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड डेटा फिल किया जाता है। यहाँ सबसे पहले आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को फिल करना है। इसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन फिल करना है, क्योंकि आपका परचेज प्राइस है। इसके बाद अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो आप उसे यहाँ फिल कर दें। इसके साथ ही अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो उस अमाउंट को आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद जो आपका बैलेंस है वो यहाँ पर दिखा रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लॉस टू बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन 4 और 94 सबसेक्शन 8। अगर ऐसा कोई लॉस है जो आपका इस सेक्शन के अंडर आता है तो आप उसे यहाँ फिल कर लें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपने सेक्शन 111A में डेटा फिल किया है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट आपको आपके ब्रोकर से मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट में ही ये सारा डेटा मेंशन रहेगा, जिसमें वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन सारा फिल रहता है। आपको बस उस स्टेटमेंट से ही अपना डेटा फिल करना है। देन आपको ऐड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा 20,000 रुपये एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐड हो चुका है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें डिडक्शन क्लेम्ड अगेंस्ट कैपिटल गेन। अगर कैपिटल गेन के आगे आपको कोई डिडक्शन क्लेम करना है तो उसे यहाँ आप फिल कर लें। नेक्स्ट सेट ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉसेस। करंट ईयर के कैपिटल लॉसेस को अगर आपको सेट ऑफ करना है तो इस वाले ऑप्शंस में आपको डेटा फिल करना है। रिसीट ऑफ कैपिटल गेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप इस वाले टैब को ओपन करके फिल कर लें। देन कंफर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा डेटा फिल हो चुका है। शेड्यूल 112A एंड शेड्यूल 115AD, इन दोनों ही शेड्यूल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड डेटा फिल किया जाता है। बेसिक डिफरेंस ये है कि शेड्यूल 115AD नॉन रेसिडेंशियल टैक्स पेयर पर एप्लीकेबल होता है। इसके बाद अगर आपके अदर सोर्सेस से कोई इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड या फिर कोई स्पेशल इनकम, तो आप उसे यहाँ फिल कर सकते हैं।
इस तरह सारा डेटा फिल कर लेने के बाद रिटर्न को फाइल करने से पहले आपको 3 चीज़ें, पहला कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, देन टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड हुआ है, और लास्ट में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, इन तीनों पार्ट को चेक कर लेना चाहिए, तभी प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करना चाहिए। सबसे पहले पार्ट बी यानी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो भी इनकम मेंशन की है वो यहाँ पर शो कर रहा है। आपको अपनी इनकम का डिटेल चेक करके कंफर्म पर क्लिक करना है। साइट अभी भी स्लो है, आप देख सकते हैं कि लोडिंग करने में कितना टाइम जा रहा है। इसके बाद हमें अपना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी चेक कर लेना है कि कोई टैक्स तो नहीं बन रहा है। अगर टैक्स बन रहा है तो आपको टैक्स यहीं पे करना पड़ेगा। हमारा कोई टैक्स नहीं पड़ा है और ना ही है कोई रिफंड बन रहा है, तो अब हमें प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा रिटर्न का वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, साथ ही रिटर्न समरी भी हमारी कंफर्म हो चुकी है। बस हमारा रिटर्न को वेरीफाई करके उसे सबमिट करने का स्टेप बाकी रह गया है। यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न लिखा हुआ है। यहाँ आपको नीचे अपना वेरिफिकेशन डिटेल फिल करना है, जिसमें आपका नेम, फादर्स नेम, ये सब मेंशन करना है। देन प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारा यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न वाला ऑप्शन आ गया है। हमने रिटर्न में जो भी डेटा फिल किया है उसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करके इसे पूरा चेक कर सकते हैं। देन हमें प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। हमारे आइडिया 2 का वैलिडेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं फाउंड हुआ है। इसके बाद हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करके अपना रिटर्न वेरीफाई कर लेना है। फाइनली हमारा रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। तो ये था आज का पूरा वीडियो कि ITR 2 को कैसे भरना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।